सर्वप्रथम मैं बिरसा मुंडा जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज ही के दिन 15 नवंबर को 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड में हुआ था और उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। जगह जगह पर हमारे देश में रहने वाले लोगों को यातनाएं सहनी पड़ रही थी और उसी समय एक 20 साल का युवा जिन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं जी, जिनका निधन 25 साल की ही उम्र में जेल की सलाखों के बीच जहर दे करके अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें मार डाला गया। और लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद भी उनके कुछ ही वर्षों के किए हुए काम की वजह से आज भी हम उन्हें याद करते हैं। बिरसा मुंडा जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे और हम सब लोगों को उनके जीवन से, उनके त्याग से, उनके बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि हमारे देश के जन समुदाय के लिए हमें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और उन्होंने समुदाय को एकत्रित करके और अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम किया। आज के दौर में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं हमारे युवा साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम एक देश और समाज के नागरिक के रूप में भी अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियां भी होती हैं और उनके लिए भी हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। साथियों, किसी भी देश का वास्तविक धन वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ का जन समुदाय होता है। जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपने समुदाय से अपनी समस्याओं के लिए, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में, विधानसभा में भेजते हैं, तो भी वह लोग उस राजनीतिक दल की गुलामी करने लग जाते हैं और देश और समाज में क्या हो रहा है, देश के जन समुदाय की क्या समस्याएं हैं, उस पर कभी भी वे मुखर नहीं होते। और जब तक हमारा जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं पर हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक हमारा जन समुदाय मजबूत नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी लोकसभा में और विधानसभाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी चीज़ों में बात करने की आवश्यकता है। समता पर बात करने की आवश्यकता है। जो संसाधन कल तक हमारे लिए सहज और सरल थे, वही संसाधन तेजी से हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक चिंता की बात है कि आने वाली पीढ़ी कैसे निर्वहन करेगी और उन संसाधनों पर उनका हक और उनका अधिकार कैसे हो पाएगा, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। साथ ही कैसे आखिरी छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति देश के संसाधनों पर अपना अधिकार समझ पाएगा, अधिकार ले पाएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अंतिम छोर में जागरूकता फैले। जब हम किसी व्यक्ति को शिक्षा दें, स्व सुविधाएँ दें या अन्य जीवन में आगे बढ़ने के अवसर दें, तो उसमें किसी भी प्रकार का इस आधार पर भेदभाव होना नहीं चाहिए कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, महिला है कि पुरुष है, गांव का है कि शहर का है। लेकिन अगर आप आज़ादी के 75 साल बाद भी देखें तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीज़ें अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्तियों तक पहुंच गई हैं? जब हम इस तरह का सवाल करते हैं तो याद आ जाता है बड़े बड़े वह हॉस्पिटल, याद आ जाते हैं बड़े बड़े वह स्कूल, जहां पर लाखों की फीस में देकर अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते हैं, लेकिन गरीब आदमी अभी भी अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। कहीं न कहीं आज जब हम मजबूती के साथ अपने जनप्रतिनिधियों से इन पर सवाल नहीं पूछेंगे, तो जैसे हम पहले वोट देते आए हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनते आए हैं, वैसे वोट देते रहेंगे और वैसे जनप्रतिनिधियाँ चुनते रहेंगे और गाँवी देश की भिन्न भिन्न जाति समुदाय में बटे हुए लोगों को समतावादी विचारधारा को ओढ़ने की आवश्यकता है। हम बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, हम भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाते हैं। हम आप सबसे कहना चाहते हैं, मूर्ति से आगे निकलकर हमें एक विचारधारा को अपने जीवन में अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज क्या सपना रहा होगा बिरसा मुंडा जी का, 25 साल की उम्र में हमारे बीच में से चले गए। उन सपनों के बारे में सोचने की आवश्यकता है और उन सपनों को आगे ले जाने वाले युवा साथी के रूप में हम सबको आगे आने की आवश्यकता है। शायद उन्होंने पूरी जिंदगी जी होती, आज भारत का विकास है कुछ और होता।
भारत के लोगों की जो सोच है कुछ और होती, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ सभी को बिरसा मुंडा जी के बारे में और देश के उन अमर शहीद नौजवानों के बारे में जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी शहादत दी है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं जो समता के बाद कहना चाहता हूँ, साधन जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्या वही संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो पाएंगे? क्या जो खेत, जो शहर, जो पर्यावरण, जो संपदा आज हमारी पीढ़ी को मिल रहे हैं, क्या वही मिल पाएंगे? मैं देखता हूँ, मुझे चिंता होती है कि बड़े बड़े शहरों में हवा तक नसीब नहीं हो पा रहा वह रहने वाले लोगों को, कारण कि पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। हमारा देश ऐसा है कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले दूसरे बड़े देशों की श्रेणी में आता है। जब हमारा देश विश्व की दूसरे बड़े शहरों के देश में आ रहा जनसंख्या के मुकाबलों में, तो हमें थोड़ा सोच समझकर काम करना होगा और देश में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की समस्या को सोचना होगा। तीसरा, सशक्त हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का मेरा साथी हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का मेरे भाई बहन हो, चाहे वो महिलाएं हो और चाहे गरीब नौजवान जो गाँव में रहते हों, उन सब लोगों को सशक्त तभी किया जा सकता है जब उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। और जब सभी लोग सशक्त होंगे, शिक्षित होंगे, तभी वो उत्पादक प्रणालियों से जुड़ पाएंगे, स्वयं उत्पादक बन पाएंगे। और जब हमारे देश का रहने वाला एक एक व्यक्ति, जन समुदाय उत्पादक होगा, तभी हमारा देश विकसित देश बन सकता है। हमें कष्ट होता है कि जब हम 189 देशों की सूची देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में हमारा देश कहाँ है, तो हम देखते हैं 132वें पायदान पर है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व गुरु हमारा देश हो गया। मैं कहता हूँ आप बताइए कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टिकोण से हमारा देश कहाँ पर है? जैसे हो रही है आज भी गांव-गांव में जो लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लोग अपना किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं, तो देश में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हमारे जीवन के पूंजी है, हमारे जो जन समुदाय की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है? आज भी बड़े सपने देखने का अधिकार केवल उन लोगों को है जिनके पास बहुत पैसे हैं, और वही लोग बड़े सपने देख पा रहे हैं, वही लोग उत्पत्ति। आप जिस गांव में भी हैं उस गांव में अपने छोटे भाई बहनों के पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण निर्मित करने का प्रयास करें, जिससे शिक्षा कम से कम अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नेताओं को घेरना शुरू करें, उनसे सवाल पूछना चालू करें। आज जो हॉस्पिटल आप सबको हमको मिला है व्यवहारी विधानसभा में, क्या उस हॉस्पिटल में सभी विभागों के डॉक्टर हैं? और क्या इतना बड़ा व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र, इतने सारे गांव, इतनी बड़ी आबादी, तो क्या उस हॉस्पिटल में क्या एक्सरे मशीन नहीं होनी चाहिए? क्या सोनोग्राफी मशीनें होनी नहीं चाहिए? क्या अच्छी एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थितियों में डॉक्टर तुरंत पे हमारे पेशेंट्स का इलाज न कर रहे हों? क्या ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ये तो स्वास्थ्य सुविधाएं हुई। और दूसरी दिशा में शिक्षा में अगर आप देखें तो जगह जगह हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जरूर, प्राथमिक माध्यमिक स्कूलें हैं जरूर, लेकिन वहाँ पर जो शिक्षक हैं क्या उन्हें वह सभी संसाधन प्राप्त हो पा रहे हैं? क्या उन सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में और क्या व्यवहारी में जो कॉलेज है, कॉलेज में सभी विषयों के प्रोफेसर हैं? बरसों से हम देख रहे हैं, जब से विद्यालय बना तब से वहाँ स्नातक की पढ़ाई होती है, स्नातकोत्तर की। और जब तक हमारे बच्चे स्नातकोत्तर की पढ़ाई करेंगे नहीं, तब तक हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे वो कैसे भाग्य विधाता हो सकते हैं इस व्यवहारिक की धरती के? तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इन पे काम करें। बातें तो लोग बहुत करते हैं, बात भी करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। आज जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके विधानसभाओं में भेजा, उनको वहाँ का टेबल ठोक करके कहना चाहिए कि मेरा जो व्यवहारी का कॉलेज है, जो मेरा व्यवहारी का हॉस्पिटल है और मेरे व्यवहारी के आसपास के जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पर टीचरों की, डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की आप भर्ती करिए। सम्मानियों, ये बुनियादी चीज़ें हैं। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है आप सबको पता ही है, जो से कहना चाहता हूँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन बुनियादी चीज़ों को करें। हमारे आपस में समरसता हो, समता हो, हम भी किसी से भावना करें। इस तरह की समतामूलक जब समाज का निर्माण करेंगे तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। मैं इन्हीं बाड़े के साथ में अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करता हूँ।